आज जो हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा और वो है समास। कौन सा है? समास। समास को हम बोलते हैं कंपाउंड। क्या बोलेंगे? कंपाउंड। तो पहले हम देखेंगे समास का अर्थ कि समास शब्द का जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है। क्या लिखा है यहाँ पर? संक्षिप्त रूप में, यानी छोटे रूप में। जो बातें लंबी पूरी एक लाइन में होती है उसको हम छोटे से छोटे रूप में कितना कह सकते हैं, वो छोटा रूप ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। जैसे समास दो शब्दों से बना है, सम धन आस। सम धन आस, यानी मैं में आस उठेगा तो मां बन जाएगा उससे। तो समास का अर्थ होता है पास बिठाना, यानी समीप में बिठाना। पास बिठाना यानी शब्दों को पास पास बिठाना। कोई व्यक्ति को थोड़ी पास बैठाएगा किसको? शब्दों को जो दूर है, और उसमें विभक्ति के जो क्या है? विभक्ति के चिन्ह है। विभक्ति के क्या है? वो चिन्ह है। उन चिन्हों को हटा दिया जाता है और उस शब्द को, दोनों शब्द जो हैं वो पास पास बैठ जाते हैं। उसी कारण सम और आस का मतलब होता है शब्दों को पास पास बिठाना। परिभाषा देखो, विभक्ति विहीन। विभक्ति विहीन, विहीन का मतलब बिना। विभक्ति के बिना, दो या दो से अधिक, क्योंकि जो शब्द बनता है वो दो शब्दों के अलावा नहीं बन सकता, क्योंकि एक को तो वर्ण ही कहेंगे। तो दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक। सार्थक का मतलब उन शब्दों का क्या निकलना चाहिए? अर्थ निकलना चाहिए। उन शब्दों का क्या निकलना चाहिए? अर्थ। तो सार्थक योग को ही समास कहते हैं। क्या बोला? कि विभक्ति विहीन दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक योग को समास कहते हैं। हो जाएगी यार? जैसे दो शब्द हैं रसोई घर, ये होता है, इसका जो समास विग्रह बनेगा वो है रसोई के लिए घर। जो हम शॉर्ट में हमारे घरों में होता है, ये मकान जब बनता है तो उसमें एक किचन, जिसे इंग्लिश में बोलें तो क्या बोलेंगे? किचन। तो किचन के लिए क्या बोलेंगे हम हिंदी में? रसोई घर। तो रसोई के लिए घर, घर यानी कमरा, मकान। तो दाल रोटी, क्या खाया आज आपने? दाल रोटी खाई सब शॉर्ट में बोलते हैं। और क्या कह रहे हैं? दाल और रोटी। जो और शब्द आया है वो क्या है? विभक्ति चिन्ह। वो क्या है? विभक्ति चिन्ह। और यहाँ पर आया है जो के लिए, रसोई के लिए जो घर है, कमरा है, वो क्या है? के लिए भी विभक्ति चिन्ह है। इस विभक्ति को चिन्ह को हटाएंगे तो क्या बन जाएगा? ये सामासिक पद बन जाएगा। क्या बनेगा? ये सामासिक पद बन जाएगा। जैसे पद क्या है? व्हाट इज पद? तो पद क्या है? कि समास में दो पद होते हैं। कितने पद होते हैं? दो पद। एक तो होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। क्या होता है? एक तो क्या कहलाएगा? पूर्व पद। पूर्व का मतलब होता है पहला पद, जिसे हम पूर्व का प्रथम पद भी कह सकते हैं। प्रथम पद यानी जैसे एक शब्द ले पर किया है रसोई, तो रसोई में पहला शब्द आ रहा है रसोई और दूसरा आ रहा है घर। तो जो रसोई आया है ये होगा पहला पद और जो घर आया है वो होगा दूसरा पद। ठीक है? तो दो पद होंगे। ठीक है? और जो के लिए आया है वो क्या है? विभक्ति चिन्ह। क्या है? विभक्ति चिन्ह। ओके, ये विभक्ति चिन्ह है। इसमें भी दाल और रोटी, तो जो दाल है वो प्रथम पद और रोटी है जो द्वितीय पद। ओके, तो समास में कितने पद होते हैं? दो पद होते हैं। कौन कौन से? पूर्व पद जिसको कहते हैं पहला पद, प्रथम पद, उत्तर पद, द्वितीय पद या दूसरा पद। संख्या से पता लग जाएगा। दूसरा पद यानी दूसरा शब्द आएगा वो, और जो पहला शब्द आएगा वो पूर्व पद। ठीक है? उसके बाद में आता है समस्त पद या सामासिक पद। वो क्या है? समस्त पद का नाम ही क्या है? सामासिक पद है। यानी समास का जो रूप है, कौन सा? छोटा रूप, उसी को हम क्या बोलते हैं? सामासिक पद। जैसे विभक्ति चिन्हों का प्रयोग नहीं करते हैं। इसमें क्या बोला है? इसमें कि विभक्ति चिन्हों का प्रयोग नहीं करते हैं। जहां पर विभक्ति चिन्हों का प्रयोग नहीं होगा उसको हम संक्षिप्त रूप में लिखते हैं। क्या लिखते हैं उसको? हम संक्षिप्त रूप में, छोटे रूप में लिखते हैं।
कौन से रूप में लिखते हैं? छोटे रूप में। छोटा सा जो रूप होगा वही सामासिक पद कहलाएगा। नेक्स्ट है समास विग्रह, यानी इसमें विभक्ति यानी विस्तृत रूप। समास विग्रह एक आता है संधि विच्छेद, संधि रूप। तो संधि विच्छेद में टुकड़े होते हैं, या विग्रह में भी टुकड़े होंगे। टुकड़े क्या? विस्तृत रूप में होंगे। कैसे रूप में होंगे? विस्तृत रूप में, यानी बड़े रूप में, अर्थात विभक्ति चिन्हों का प्रयोग करते हैं, यानी इनमें विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होगा। ये हमारी बातें थी, समास का एक सामान्य परिचय था। अब आता है समास के भेद, कि समास होते कितने प्रकार के हैं। समास होते हैं कितने प्रकार के? 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? 6। कहीं पर 5 मिल जाते हैं, तो हम पढ़ेंगे 6 उपभेदों सहित। ठीक है, तो समास के भेद में पहला भेद है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, और तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास, और जो अंतिम समास है छठा वो है बहुब्रीहि समास। तो अव्यय भाव में क्या होता है? पूर्व पद अव्यय होता है, तत्पुरुष में द्वितीय पद प्रधान होता है, कर्मधारय में विशेषण विशेष्य होता है, द्विगु में संख्या संबंधी आया जाता है, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, तथा बहुब्रीहि में अन्य तीसरा पद प्रधान होता है। एक सामान्य सा परिचय है, उसको हम कहेंगे कि वो क्या किया जाए। ये समास है और हम पहला पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास। तो पहला समास है अव्ययी भाव समास। पहला जो समास हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है अव्ययी भाव समास। तो नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या आएंगे? अव्यय शब्द आएंगे। कौन से शब्द आएंगे? अव्यय। अव्यय का मतलब क्या होता है? न व्यति इति अव्यय, कि जो अपने स्वरूप को ना बदले किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में अपने स्वरूप को ना बदले, चाहे कोई सा लिंग हो, चाहे कोई सा पुरुष हो, चाहे कोई सा कारक हो, परंतु और चाहे कोई सी क्रिया हो, परंतु अपने रूप को ना बदले, जैसा है वैसा ही रहे, उसे हम अव्यय कहते हैं। इसका जो कहता है कि प्राय पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव, जिसका पहला पद प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। डेफिनेशन याद हो जाएगी कि जिसका पहला पद, पूर्व का मतलब होता है पहला पद, क्या होता है? प्रधान। अब हमने पद की बात अभी की थी कि पूर्व पद और उत्तर पद, यानी पहला पद और दूसरा पद, वो क्या होता है? प्रधान। प्रधान का मतलब होता है उसको ही देखा जाएगा कि वह कैसा होगा? अव्यय होगा। कैसा होगा पहला पद? अव्यय। अव्यय में आते हैं उपसर्ग, ध्यान रखना। अव्यय में कौन से शब्द आते हैं? उपसर्ग। उपसर्ग में अव्यय आते हैं, ध्यान रखना। कि परिभाषा देखो कि जिस समस्त पद का, डेफिनेशन क्या है? कि जिस समस्त पद का प्रथम पद क्या हो? अव्यय हो, तथा द्वितीय पद संज्ञा शब्द हो। पहला पद तो क्या हो? अव्यय हो। अव्यय भी मैं बताया दिया कि ऐसा शब्द जो या तो उसमें क्या होंगे? उपसर्ग होंगे। पहला पद क्या होगा? उपसर्ग से युक्त होगा। ठीक है, उस और द्वितीय पद क्या हो? संज्ञा। संज्ञा हमने पढ़ी है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो जिससे समस्त पद अव्यय बन जाए, यानी पहला पद तो अव्यय हो परंतु पूरा पद भी अव्यय बनता है, यानी वो अव्यय भाव समास कहलाता है। यानी पूरा समस्त पद भी, समस्त पद कौन सा? ये समस्त पद है। आजीवन, यथाशक्ति, यथा शीघ्र, भरपेट और अनुरूप, प्रत्येक, प्रतिवर्ष, प्रतिदिन, आजन्म, आमरण, ये सारे के सारे क्या है? समस्त पद। अब इनमें पहला शब्द क्या होगा? अव्यय। वो छाटो। तो देखो पहला बताओ, इसमें 2 पद बताने लगा। पहला पद है आ और दूसरा है जीवन। तो आ क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। इसमें पहला पद क्या है? यथा, दूसरा है शीघ्र। तो पहला पद क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। जो पहला पद क्या है? यथा, और दूसरा क्या है? शक्ति। तो इसमें पहला पद क्या हो गया? यथा, जो क्या है? उपसर्ग है, और शक्ति क्या है? संज्ञा है। इसमें भर और पेट, तो भर क्या हो गई? संज्ञा हो गया, उपसर्ग, और पेट क्या हो गया? संज्ञा। ऐसे अनु और रूप, तो अनु क्या हो गया? क्या हो गया? अनु उपसर्ग। क्या हो गया?
उपसर्ग। अनु क्या हो गया? उपसर्ग। तो इसमें बताओ, अब इसमें कंफ्यूज करेंगे थोड़ा सा। तो इसमें होगा जो प्रति, इसमें भी प्रति, इसमें आ और इसमें भी आ। तो हम इसके अनुसार क्या बताएंगे कि ये क्या है? उपसर्ग है। और पहला पद जो उपसर्ग होता है और दूसरा पद क्या हो? संज्ञा शब्द हो, उसे हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। अब देखो पहला आजीवन, तो इसका समास विग्रह कैसे बनेगा? क्या लिखेंगे इसका? कि जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत, ठीक है। यथा शीघ्र, यथा शीघ्र, शीघ्र के अनुसार। जितना या शीघ्र के अनुसार या जितना शीघ्र हो सके। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। भरपेट, पेट भरकर, पेट भरकर। अनुरूप, रूप के अनुसार, रूप के अनुसार। नेक्स्ट है प्रत्येक। ध्यान रखना, प्रतीक जो शब्द लगता है उसमें जो द्वितीय पद है वो 2 बार आता है। द्वितीय पद क्या होता है? 2 बार आता है। तो द्वितीय पद क्या है इसमें? एक। तो इसमें क्या लिखेंगे? एक, एक। 2 बार इसकी आवर्ती लेंगे। इसमें क्या है द्वितीय पद? वर्ष, तो वर्ष, वर्ष। यानी उस शब्द की आवर्ती 2 बार लेंगे। इसमें क्या है? दिन, दिन। आजन्म, जन्म पर्यंत। आमरण, मरण तक। ये मरण पर्यंत भी हो सकता है। ओके गाइस, हमने आज जो पढ़ा है समास का अर्थ, परिभाषा और उसके भेद, और एक समास अव्ययीभाव समास। ओके, थैंक यू।